आरोपित असीम दास ने कोर्ट में कहा, सेंट्रल एजेंसी ने बनाया दबाव। भूपेश बघेल पर किसने रची साजिश? मतदान के पूर्व आरोप लगाकर असीम ने मचा दी राजनीतिक सनसनी। क्या ईडी बीजेपी के दबाव में है? क्या सच में सीएम भूपेश बघेल को फंसाने की कोशिश की गई? क्या सीएम भूपेश बघेल की छवि को खराब करने का प्रयास किया गया? सीएम भूपेश बघेल की जमीनी हकीकत क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक चिट्ठी सामने आई जिस चिट्ठी में ये कहा गया कि मैंने किसी भी कांग्रेस नेता को पैसे नहीं दिए। ये बात कौन कह रहा है, कौन सा ऐसा खुलासा हुआ है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि क्या चुनावी मतदान के बीच, चुनावी हलचल के बीच सीएम भूपेश बघेल को बदनाम करने की साजिश रची गई और आखिर सीएम भूपेश बघेल कांग्रेस जी भी रहे हैं, कांग्रेस को उन्होंने उत्थान की ओर ले जाने का प्रयास किया है। क्या उसमें राहुल गांधी सहित आलाकमान मल्लिकार्जुन खड़गे की भी छवि खराब करने का प्रयास किया गया? क्योंकि इस बार जो चुनाव थे वो सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं, 5 राज्यों में थे और 5 राज्यों में अगर कांग्रेस की किरकिरी हुई है तो ये भी लगता है कि शायद इसमें किसकी साजिश रही होगी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट के खास प्रोग्राम जमीनी हकीकत में। इस रिपोर्ट को आप सुनिए कि जिस रिपोर्ट में साफ तौर पता चलेगा कि आखिर क्या खुलासा हुआ है और आखिर कौन है ये असीम जो कह रहा है ईडी को चिट्ठी लिखने के बाद कि मैंने किसी कांग्रेसी या मुख्यमंत्री बघेल को पैसे नहीं दिए हैं। इस खास रिपोर्ट में महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में जेल में बंद आरोपित कार ड्राइवर असीम दास ने विशेष अदालत में कहा है कि उसने कभी भी किसी नेता को धन नहीं पहुंचाया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ बयान पर सेंट्रल एजेंसी ने उससे जबरन हस्ताक्षर कराया है और उसे इस केस में झूठा फंसाया जा रहा है। ईडी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत अन्य अधिकारियों को 508 करोड़ रुपए पहुंचाने के आरोप का सामना कर रहे असीम दास और पुलिस कांस्टेबल भीम सिंह यादव को छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से 4 दिन पहले 3 नवंबर को गिरफ्तार किया था। 3 दिसंबर को मतगणना होगी। ऐसे समय में असीम दास का विशेष अदालत में मुख्यमंत्री को क्लीन चिट देने वाला बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। कार ड्राइवर असीम दास के अधिवक्ता शोएब अलवी ने बताया है कि असीम दास ने जेल से ईडी के निदेशक को एक पत्र लिखा था और इसकी प्रतियां 17 नवंबर को प्रधानमंत्री कार्यालय और अन्य उच्च अधिकारियों को भी भेजी गई हैं। इस पत्र में असीम ने कहा है कि उसे महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में झूठा फंसाया जा रहा है और केंद्रीय जांच एजेंसी ने उसे अंग्रेजी में लिखे बयान पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया, जिस भाषा को वह नहीं समझता है। अधिवक्ता अलवी ने बताया कि उन्होंने अदालत से इस पत्र को रिकॉर्ड में लेने का आग्रह किया था, जिसे न्यायाधीश ने स्वीकार कर लिया है। असीम दास ने अपने पत्र में कहा है कि वह इस साल अक्टूबर में खुद को महादेव ऐप का संचालक बताने वाला बचपन के दोस्त शुभम सोनी के शुभम सोनी के बुलावे पर 2 बार दुबई गया था। इस हवाई यात्रा का सारा खर्च सोनी ने उठाया था। यानी कि साफ तौर पर असीम दास ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बचाने की कोशिश की और ये बता दिया कि ईडी का दबाव था, इसलिए हस्ताक्षर किया गया। यानी कि अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या सच में ईडी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमीनी हकीकत में झूठ है? क्या ईडी सच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कठपुतली बन चुकी है? तो सुना आपने इस रिपोर्ट को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पर सीएम भूपेश बघेल जो है अब साफ तौर पर जो है राहत उनको नजर आती है, यानी कि जो फंस रहे थे उसमें राहत मिलती हुई नजर आती है। सर, आप कैसे देखते हैं इसको? आपने भी रिपोर्ट को देखा जी। तो सर, यहाँ पर साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि कोई भी चिट्ठी नहीं भेजी गई, कोई भी पैसा नहीं लिया गया, कुछ लेन देन नहीं हुआ है। ईडी को एक चिट्ठी भेजी गई असीम के द्वारा। जी देखिए, बिल्कुल। और जब से ये मामला सामने आया उसके बाद से लगातार जो है भूपेश बघेल के ऊपर, जो मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के, उनके ऊपर सवाल निशान लगे कि भाई एक मुख्यमंत्री होते हुए आपने इतनी बड़ी रकम कैसे ली, और सबसे बड़ी बात कि आपके ऊपर पूरे राज्य की जिम्मेवारी है। 500 कुछ करोड़ का ये मामला था। उसमें सबसे बड़ी बात कि महादेव ऐप के जरिए जिस तरह से जो धांधलेबाजी और तमाम तरह की इसमें बात निकल कर सामने है कि छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं इस पूरे के पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं और उसको लेकर लगातार जो बीजेपी ने उनके ऊपर करारे हमले भी किए। लेकिन अब जबकि असीम दास ने ये बात कही है कि उसने किसी कांग्रेसी नेता को ना पैसे दिए हैं और ना उनका कोई इसका जिक्र किया है, तो ऐसे में बड़ा सवाल यही निकल कर सामने आ रहा है कि क्या
फिर ये भूपेश बघेल की जो छवि है, क्या ये उसको खराब करने के लिए किया गया था, और क्या वाकई अभी पूरी तरह से ये मान लिया जाए कि भूपेश बघेल निर्दोष है? मेरे ख्याल से रीति का भी जल्दबाजी होगा इस पर पूरी बात कहना, क्योंकि जब पहले ये बात कही गई कि भाई आपने जो है इतने करोड़ रुपए दिए हैं, और अब आप ये बात निकल कर सामने आती है कि भाई उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, तो ऐसे में ये भी जांच का विषय है कि आखिर क्या सर आप ये समझ सकते हैं कि ये इसमें भाजपा की साजिश हो सकती है? क्योंकि आप देखिए जितनी भी रैलियां हो रही हैं, चुनाव प्रचार जितना भी हो रहा है, उसमें साफ तौर पर यही कहा गया है कि इसमें भाजपा का हाथ है, भाजपा छवि खराब करना चाहती है। और सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, तमाम पार्टियां ये कह रही हैं कि जो छोटी बड़ी पार्टी उनको भाजपा को चलने का काम करे। सर इसमें सच्चाई है क्या? देखिए रीति, मुझे ऐसा लगता है कि जो सत्ता पक्ष में वो बैठा होता है, जो भी पार्टी है, जो भी कह सकते दल है, लेकिन उसके खिलाफ जो माहौल बनता है, कोई भी वो कार्य या किसी भी तरह की एक्टिविटी को अंजाम देता है, उसके बाद ये लगातार बात उठती है कि भाई आप सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। देखिए, जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तो बीजेपी यही बात किया करती थी कि सीबीआई ईडी के जरिए वो नेताओं के ऊपर दबाव बना रही है। वहीं आज अगर बीजेपी पावर में है तो ये बात निकल कर सामने आती है कि वो जो दूसरे दल हैं या विपक्षी दल हैं, उनके नेताओं के ऊपर लगातार इस तरह की कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अपने आप में ये एक बड़ा विरोधाभासी मैं कहूँगा कि पूरा का पूरा मामला है, क्योंकि अब जब हम देख रहे हैं कि महादेव ऐप के जरिए इतनी करोड़ रुपए की लेन देन हुआ है, इतने करोड़ रुपए घपलेबाजी हुई है, गलत तरीके से इस पैसे को जिस तरह से इस्तेमाल किया गया है, हवाला का भी इसमें नाम सामने आ रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग का तमाम तरह से ये चीज देखी जा रही है, तो अचानक से इसमें मुझे नहीं लगता कि भूपेश बघेल को कोई बहुत बड़ी राहत मिलने वाली आने वाले दिनों में, क्योंकि जब जांच होगी तो देखिए पूरे के पूरे मामले की जांच होगी, क्योंकि उनके खिलाफ बाकायदा वीडियो भी आए हैं। यहाँ पर जो असीम दास है वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि आपको निष्पक्ष जांच करनी चाहिए, ये साजिश कर फंसाया गया है और कैश कुरियर हुआ है जो है बताया गया है। इसमें साफ तौर पर ये भी कहा गया है कि उसने किसी कांग्रेसी नेता सीएम भूपेश बघेल या वर्मा को पैसा नहीं पहुंचाया, आज तक उनसे नहीं मिला। इसी असीम के बयान को आधार बनाते हुए ईडी ने एक प्रेस नोट जारी किया था, उसके जरिए सरकार को 508 करोड़ रुपए पहुंचाया गया। ये बात कही थी तो असीम ने कहा है कि 508 करोड़ के बारे में कुछ पता ही नहीं है, उसने ईडी को ऐसा कोई बयान दिया ही नहीं है। जी बिल्कुल। यहाँ पर ईडी की जो निष्पक्षता उस पर सवाल खड़ा करना गया, ठीक है, क्योंकि ईडी ने कहा था कि सब कुछ पता है उन्हें। जी बिल्कुल। और आपके साथ में मैंने एक प्रोग्राम किया था, अगर आपको याद हो, कि हमारा विश्वास जो है इन संस्थाओं के ऊपर बहुत ज्यादा, ईडी के ऊपर है, सीबीआई के ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट पे, ऐसे तमाम जो संस्थान है। लेकिन अगर हम इस तरह छवि धूमिल करेंगे तो वास्तव में सवाल खड़े होते हैं। अगर असीम दास ने ये बात कही है और वो ये कह रहा है कि मैंने ऐसा कोई पहले कहा ही नहीं है, तो अपने आप में सवाल बन जाते हैं कि क्या वाकई ईडी किसी के इशारे पे काम कर रही है, क्या वाकई ईडी किसी भी नेता की छवि को खराब करने का प्रयास कर रही है? जैसा कि हम आम आदमी पार्टी को देखें, उनके तमाम सारे नेता इस समय जेल के अंदर बंद है, वो भी यही बात कहते थे। आपको याद होगा, थोड़ा सा जिक्र करेंगे, आप एमसीडी के चुनाव होने थे लेकिन एकीकरण कर दिया निगमों का, और एकीकरण के चलते जो है चुनाव टाल दिए गए। बिल्कुल। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हो रही थी चुनाव आयुक्त की, तो मैं वहां पर मौजूद था। सर चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए थी क्योंकि तारीखों की घोषणा होनी थी। लेकिन जब जो है चुनाव आयुक्त वहां पर आते तो साफ तौर पर यही बोलते हैं कि चुनाव को टाल दिया जाता है, अगली डेट बाद में आएंगे, क्योंकि ये केंद्र की तरफ से आदेश आया। क्या सर कोई केंद्र की सरकार चुनाव आयोग को यहाँ पर इशारा कर सकती है? और ये कहा जा रहा था उस समय, आम आदमी पार्टी ने कहा था कि अगर चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर देते तो कहीं ना कहीं उनकी जांच हो जाती, उनके पीछे ईडी सीबीआई पड़ जाती। जी बिल्कुल। तो सर इसमें सच्चाई है कि ऐसा ईडी सीबीआई के साथ भी हो सकता है कि उनको जो है जेल में डाल दिया जाए? जी बिल्कुल। देखिए, और सबके ऊपर कहीं ना कहीं जांच का जो है मामला वो तो बनता है, लेकिन आपने जो महत्वपूर्ण बात उठाई कि कहीं केंद्र के इशारे पर ईडी काम करती है, कि मुझे पूरी तरह से तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन जो पार्टियां हैं वो ये बात हमेशा कहती रही हैं, और जो केंद्र में होती है सरकार जिसकी भी, उसका प्रभाव तो रहता रहती है, तो हम इससे इनकार नहीं कर सकते। और जिस तरह का ये, जैसे हम भूपेश बघेल के खिलाफ मामला देखें, आम आदमी पार्टी के खिलाफ मामला देखें कि मनीष सिसोदिया तकरीबन 300 दिन से जेल के अंदर हैं, लेकिन फिर भी उनके खिलाफ वो बात अभी तक ईडी सबूत के साथ में तय नहीं कर पाई कि उन्होंने कितना बड़ा जो अपराध किया है, या किया भी है या नहीं किया है। इसी को लेकर जब पूर्व जस्टिस मदन, उन्होंने ये बात कही कि भाई अदालतें किस तरह से अब काम करें, तो कहीं ना कहीं ये मसला जो निकल के सामने आता है, तो ये सवाल उठते हैं केंद्र के ऊपर कि क्या वो अपनी मनमानी के तहत इन एजेंसियों का यूज कर रही है, इन एजेंसियों के ऊपर अपना जो है दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हो, जो कि तमाम सारे नेता कहते हुए नजर आते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात की जो 95% मामले हैं वो विपक्षी नेताओं पे नजर आते हैं, तो सवाल ये और ज्यादा गहरा हो जाता है। देखना ये पड़ेगा कि ईडी को जो चिट्ठी भेजी गई है, क्या ईडी इस पर खुलासा करेगी? क्योंकि कई बार जो है ईडी प्रवर्तन निदेशालय पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आप सबूत क्यों पेश नहीं कर पाते हैं। मनीष सिसोदिया का सबूत आप दे दीजिए, संजय सिंह का सबूत आप दे दीजिए, और अगर कुछ गलतियां हुई हैं तो आप इस मामला को जल्दी रद्द कीजिए। अगर भूपेश बघेल की गलती है, 508 करोड़ का घोटाला हुआ है, अगर सबूत आपके पास है उसको पेश कीजिए, और यहाँ पर गिरफ्तारी भी आप भूपेश बघेल की कीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसे लोगों को छोड़
छोड़ देंगे तो घोटाला होते रहेंगे, ये भी कहा जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से असीम ने जो है ईडी को एक चिट्ठी लिखी है, उसमें साफ तौर पर कहा गया कि ये सब साजिश के तौर पर है, ना कोई पैसा का लेन देन हुआ, ना कोई सट्टेबाजी हुई। तो अब देखना ये पड़ेगा कि क्या इस असीम दास की चिट्ठी को पढ़ने के बाद ईडी सामने आएगी और क्या यहाँ पर भूपेश बघेल सहित असीम दास की जमीनी हकीकत पर चर्चा करेगी। आज के इस खास प्रोग्राम जमीनी हकीकत में से इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।